हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 है और ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में सारी बेसिक बातें डिस्कस की हैं और पार्ट 2 में मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी और उसमें हमने 6 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हमें 7वां टॉपिक डिस्कस करना है। तो ये टॉपिक है कि हमें हड़प्पा कालीन समाज की विभिन्नता का कैसे पता लगता है। सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमें इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो आखिर कैसे जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता लगाया हड़प्पा सभ्यता की। या क्या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, तो उसका किस प्रकार से पता लगाया, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पुरातत्वविद लोग होते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विभिन्नता का, सोशल डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए वहाँ के बरियल्स का प्रयोग करते हैं, यानी शवदाहों का प्रयोग करते हैं। तो जब यहाँ पे खुदाई की गई, तो यहाँ पे देखा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो मरने के बाद लोगों को गड्ढे खोदकर क्या करते थे, दफनाते थे। अब यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति में क्या किया जाता है, मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में क्या किया जाता था, मरने के बाद लोगों को गड्ढे खोदकर दफनाया जाता था। यहाँ पे जो गड्ढों की संरचना हमें देखने को मिलती है, वो काफ़ी अलग-अलग देखने को मिलती है। जैसे हमें रेक्टेंगल शेप के हमें यहाँ पे गड्ढे देखने को मिलते हैं, ऐसे गड्ढे देखने को मिलते हैं। और हमें ओवल शेप भी देखने को मिलती है, इस प्रकार की ओवल शेप होती है। इस प्रकार के भी हमें गड्ढे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गड्ढों की जो संरचना थी वो अलग-अलग थी। या तो वो रेक्टेंगल की शेप के थे, आयताकार आकार के थे, या तो वो ओवल शेप के थे। और जो गड्ढों की संरचना थी ना, गड्ढों की जो सतह थी, वहाँ पे ना उन्होंने पक्के फर्श बना रखे थे, कच्ची ईंटें बिछा रखी थी या पक्की ईंटें बिछाकर, मतलब उसके सतह पर पक्की ईंटें बिछाकर वो लोगों को क्या करते थे, दफनाते थे। और तो और हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे मरने के बाद लोगों के साथ बहुत-सा सामान दफनाया जाता था। तो जितने भी बरियल्स मिले हैं, उन बरियल्स के साथ हमें मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं, आभूषण देखने को मिलते हैं और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमने ये अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी एक व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता है, तो वहाँ पे भी उसे वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये लोग मरने के बाद जब लोगों को दफनाते थे, तो उनके साथ बहुत सारा क्या करते थे, सामान को भी दफनाते थे। ये बिल्कुल सेम है जैसे मिस्र में जो फ़िरौन मर जाते थे, मतलब जो फ़िरौन को, मतलब राजा जो थे वो मर जाते थे, तो उनके मरने के बाद सोना-चांदी, खाने-पीने का सारा सामान, फूल-पत्ती, यहाँ तक कि गेम्स और यहाँ तक कि नौकर-चाकरों को भी मिस्र में राजा के साथ दफना दिया जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, लेकिन वहाँ पे क्या था, मिस्र में महँगी वस्तुओं को भी दफनाया जाता था, जैसे सोना, चांदी, आभूषण हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे यहाँ पे छोटा-मोटा आभूषण हो गया, मनके हो गया, पोट्रीज़ हो गया, तांबे के दर्पण हो गए, ठीक है? काँसे के बर्तन हो गए, ये सभी चीज़ों को उनके साथ दफनाया जाता था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बरियल्स के बारे में, ये रहा बरियल्स, ये देखिए, ये बरियल्स दिख रहा है। तो ये देखिए रेक्टेंगल शेप का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बरियल्स है ये रेक्टेंगल शेप्स का, और ये देखिए इसके साथ ये मिट्टी के बर्तनों को क्या किया गया है, दफनाया गया है। और तो और हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, एक जगह है लोथल, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है 1 मार्कर के लिए कि ये जो लोथल है, वहाँ पे हमें डबल दफन देखने को मिलता है। डबल दफन का ये मतलब है 2-2 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। मतलब ये हो गया, ये शायद आई थिंक पुरुष होगा, ठीक है? ये होगी स्त्री होगी। तो यहाँ पे हमें लोथल में ये देखने को मिलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ एक ही गड्ढे में क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। और ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, शेप मिल रहा होगा, रेक्टेंगल की शेप है। ये देखो मिट्टी के बर्तन हैं और बहुत सारे सामान को उसके साथ क्या किया गया है, दफनाया गया है। और तो और इनके साथ ये पोट्रीज़ को दफनाया जाता था, ये मिट्टी के जो बर्तन हो गए, इन सब को क्या किया जाता था, लोगों के साथ दफना दिया जाता था। और तो और ये देखिए, ये मृतभांड हो गए, जिनको पोट्रीज़ कहा जा रहा है, ऐसे-ऐसे कलर के मृतभांड को दफनाया जाता था। देखिए, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये तांबे का दर्पण देखने को मिलता है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे किस धातु का हमें दर्पण देखने को मिला है, तांबे का दर्पण देखने को मिला है, उसके साथ लोगों को दफनाया जाता था। यहाँ पे हमें काँसे के बर्तन देखने को मिले हैं, इनके साथ लोगों को दफनाया जाता था। और तो और यहाँ पे हमें अवतल चक्कियाँ भी देखने को मिली हैं, चक्कियाँ जिनमें अनाज पीसा जाता था, सैडल कॉर्न बोला जाता है, तो ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन सब वस्तुओं के साथ लोगों को क्या किया जाता था, यहाँ पे दफनाया जाता था। और तो और जो पुरुष थे, पुरुष के पास हमें शंख देखने को मिले हैं, पुरुष की खोपड़ी के पास ये शंख दफना देते थे। जैसे वो 3 छल्लों वाले शंख होते थे, जैसे ऐसे होता है ना, 3 छल्लों वाला शंख ऐसे करके होता है। तो इन शंखों के साथ भी लोगों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो 3 छल्लों वाले शंखों के 3 छल्लों वाले शंख भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो पुरुषों की खोपड़ी के पास मरते समय वहाँ पे दफना दिया जाता है। तो हो सकता है ऐसी मान्यता रही होगी, ठीक है?
अगला पुरातत्वविद लोग क्या करते हैं, यहाँ की सामाजिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए वो ढूँढते हैं लग्ज़रियस आइटम्स को, कि कौन-कौन सी विलासिता की वस्तुएँ थी, कौन-कौन सी लग्ज़रियस आइटम्स थी, जिसका लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मृदभांड हो गए यानी पॉटरीज़ हो गए, चक्कियाँ हो गए, सुई हो गए, ये सारा सामान तो हमें हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन कई चीज़ें दुर्लभ थी, जैसे फ्योंस का बर्तन, मैंने आपको दिखाया था, फ्योंस का बर्तन दुर्लभ था, जिसमें इत्र रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये देख सकते हैं आप, मैं ये रहा, ये है फ्योंस का बर्तन, कहाँ गया? ये रहा फ्योंस का बर्तन, ये। ये फ्योंस का बर्तन है। ये घिसी हुई रेत और चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता था। इसका प्रयोग सेंट रखने के लिए किया जाता था, इत्र रखने के लिए किया जाता था। तो ये एक लक्ज़रियस आइटम्स था जो केवल और केवल हमें मोहनजोदड़ो शहर से देखने को मिलता है और किसी शहर से हमें ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? तो ये मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ था और देखेंगे हम तो यहाँ पे और हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें अ, इ इत्र रखने के लिए फ्योंस का बर्तन प्रयोग किया जाता था और तो और यहाँ पे हमें सोना देखने को मिला है। सोना काफ़ी ज़्यादा लग्ज़रियस था, दुर्लभ था, तो ये हमें बहुत ही कम हड़प्पा के क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। तो सामाजिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए जो पुरातत्वविद हैं, वो 2 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। या तो वो संविधानों का प्रयोग करते हैं, बरियल्स का प्रयोग करते हैं या वो लग्ज़रियस आइटम्स को देखते हैं कि लग्ज़रियस आइटम्स कहाँ-कहाँ पे मिली है। अब सोचिए जहाँ पे सोना मिला है, सेंट इत्र रखने के लिए इत्र या सेंट रखने के लिए बर्तन का प्रयोग किया जा रहा है, तो काफ़ी ऊँचे और अच्छे शहर माने जाते थे, काफ़ी अमीर शहर माने जाते थे। और जिन जगहों पे नहीं मिला है, तो वो नॉर्मल शहर माने जाते थे या थोड़ी उनकी कंडीशन बेकार थी, ऐसे शहर। तो इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, वो सामाजिक विभिन्नता का पता लगाते हैं। उसके बाद अगला हमें टॉपिक पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता के हमें शिल्प कला के बारे में पढ़ना है, इनके आर्टिफ़ैक्ट के बारे में पढ़ना है, आखिर ये इतना सारा जैसे पॉटरीज़ हो गई, ये सब बनाते कैसे थे? तो शिल्प कला के लिए जो सबसे फ़ेमस शहर था, वो था चन्हुदाड़ो। और तो और जो शिल्प कला के लिए इन्हें सामान चाहिए था, इनके पास संसाधनों की कमी थी, तो ये दूसरे-दूसरे क्षेत्रों से मँगवाते थे। जैसे सबसे पहले इनको शिल्प कला के लिए वो पॉटरीज़ बनाने के लिए या मनके बनाने के लिए उनको जो सामान पड़ता था, ज़रूरत पड़ती थी, वो दूसरे-दूसरे क्षेत्रों से ये मँगवाते थे। जैसे इनको मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, तो मिट्टी इनको लोकल लेवल पे आसानी से मिल जाती थी। ये लोग शंख मँगवाते थे, ये शंख नागेश्वर और बालाकोट से ये लोग प्राप्त करते थे। और तो और इन्हें नीले रंग के कीमती पत्थर चाहिए होते थे, तो नीले रंग के कीमती पत्थर इन्हें शोटुघई से प्राप्त होते थे। सुंदर लाल रंग कार्नेलियन जो होता था, वो इन्हें लोथल से प्राप्त होता था। और तो और ये जो तांबा, ये जो सेलखड़ी पत्थर है, सेलखड़ी पत्थर जिसका मोहरे बनाने में प्रयोग किया जाता था, ये राजस्थान के क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। और तो और तांबा इनको चाहिए होता था, तांबा इनको राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्रों से प्राप्त होता था। सोना काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ था, सोना यहाँ पे नहीं होता था, तो सोना को ये लोग दक्षिण भारत से क्या करते थे, मँगवाते थे। और तो और ये सारी चीज़ें लोकल लेवल, ये सारे लोग तो मतलब भारत के कोने-कोने से ये तो सामान मँगवाते थे। साथ ही साथ ये विदेशों के साथ विदेशों से व्यापार करके भी सामान मँगवाते थे। तो ये यमन और ओमान नाम के देशों से क्या करते थे, तांबे का आयात करते थे। अब हमें कैसे पता लगा कि ये उन क्षेत्रों से तांबे का आयात करते होंगे? तो हमें यहाँ पे हमारे क्षेत्र में काले कलर का मर्तबान मिला है, जिसके ऊपर मिट्टी की मोटी परत लगी हुई है, जिससे माना जाता है कि ओमान के लोग इसमें तांबा भर के हमारे देश को देते होंगे। ठीक है? ये देखिए, इस ये काले कलर का मर्तबान है, ये रहा। ये देखिए, ये ओमान से हमें मिला है, ये ओमान के क्षेत्रों से हमें मिला है। ये इसको बनाने की जो कला है, वो हमारे भारत की थी। तो हो सकता है कि जो ओमान के क्षेत्रों से ये हमें प्राप्त हुआ है, तो होता था ओमान के लोग इसमें तांबा भर के भारत के लोगों को देते थे। सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, वह भी हमें ओमानी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान से ओमानी तांबे का आयात करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें सामान भर के देते थे और बदले में वो ओमान के लोग हमें तांबा देते थे। तो इससे पता लगता है कि ये लोग दूसरे-दूसरे क्षेत्रों से भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। और जो मेसोपोटामिया यानी ओमान के लोग होते थे, मेसोपोटामिया जो इराक, ईरान आज के नाम से जाना जाता है, वहाँ के जो लोग होते थे, वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलुआ कहते थे, यानी नाविक नाविक कहते थे। ये देखिए जिन-जिन क्षेत्रों से वो व्यापार करते थे, वो यहाँ पे दिखा रखा है साफ-साफ। ये देखिए यहाँ पे दिख सकता है आपको, ये भारत दिख रहा है, ये भारत है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग रहा करते थे। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों से व्यापार करते थे, इन क्षेत्रों से व्यापार करते थे, इन क्षेत्रों से ये लोग क्या करते थे, काफ़ी ज़्यादा व्यापार करते थे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अब आगे हम बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में पढ़ना है। तो याद रखना अगर हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं, वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं। वहाँ से हमें सबसे पहले एक स्टैम्प देखने को मिलता है, मुद्रांकन देखने को मिलता है। वो मुद्रांकन हमें कौन से शहर से देखने को मिलता है? रोपण शहर से देखने को मिलता है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का है ये स्टैम्प। वेयर इज़ स्टैम्प? थिंक मेरे पास से फ़ोटो डिलीट हो गई है। आपकी बुक में स्टैम्प का फ़ोटो बना हुआ है, तो आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं, मैं दिखा दूँगा आपको बुक में बना हुआ है ये पूरा का पूरा। उसके बाद है हमें हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी मोहरें देखने को मिली हैं और ये मोहरें हमें कहाँ से ये जो मोहरें हैं, ये मोहरें हमें पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता के हर शहर से प्राप्त हुई हैं। और ये जो मोहरें थी, ये कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी। मतलब सबसे विशिष्ट, सबसे अनोखी जो पुरावस्तु थी, वो यहाँ की मोहरें थी। यहाँ से करीब हमें 2000 मोहरें देखने को मिलती हैं और ये जो मोहरें थी, ये बहुत अलग-अलग जैसे कॉर्नेलियन, जैस्पर, तांबा, सोना इन सब से बनाई जाती थी और यहाँ पे जो ज़्यादातर हमें मोहरें देखने को मिली हैं, वो सैल खड़ी पत्थरों से क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। मोहरों पर हमें कुबड़दार वृषभ के चित्र देखने को मिलते हैं, एक श्रृंगी यानी एक सींग वाले जानवर के चित्र देखने को मिलते हैं और इन मोहरों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, तो वहाँ की मोहरें हैं और करीब हमें 2000 से ज़्यादा मोहरें देखने को मिलती हैं और ये मोहरें अलग-अलग पत्थरों से बनाई जाती थी, मिट्टी से ही बनाई जाती थी, लेकिन जो ज़्यादातर मोहरें हैं वो हमें सैलखड़ी पत्थरों से बनाई हुई मिली हैं। और तो और मोहरों पर इस प्रकार के हमें चित्र देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये रही मोहरें। ये देखिए, ये है मोहर है, हड़प्पाई एक मोहर है। यहाँ पे देखिए, एक सींग वाला जानवर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे मोहरों पर कुछ चित्र बने हुए हैं, ये भी देखने को मिलेगा। मोहरों पर हमें बैल के भी चित्र देखने को मिलते हैं। तो इन जो मोहरें थी, इनका व्यापार में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कि जो हड़प्पाई लिपि है, उसको रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है? तो जो हड़प्पाई लिपि है, उसको रहस्यमयी लिपि कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो रहस्यमयी लिपि इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये चित्रों की मदद से लिखी जाती थी। इसमें पिक्चर्स बने होते थे, ज़्यादा इसमें अक्षर नहीं लिखे होते थे। ये चित्रात्मक थी और इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखी जाती है। आपने देखा होगा उर्दू ऐसे लिखी जाती होगी। ऐसे लिखी जाती है, तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब हमें कैसे पता लगा ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो जब जब यहाँ पे हमें लिखी हुई टैबलेट्स मिली हैं, तो देखा होगा जब हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं और जब हमें यहाँ पे हमारी जगह कम लगती है, तो हम अक्षरों को सटा-सटा कर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमने यहाँ के टैबलेट्स को स्टडी किया, तो हमें लिखा हुआ जो देखने को मिलता है, यहाँ तो हमें खुले-खुले अक्षर देखने को मिलते हैं, इस साइड से हमें खुले अक्षर देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस साइड लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो अक्षर चिपके हुए देखने को मिलते हैं। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया है कि दाईं से बाईं ओर ये लिपि लिखी जाती थी। यहाँ पे जो जैसे हमारे वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं, वो 36 होते हैं। यहाँ की जो चिन्ह थे, यहाँ की जो वर्णमाला थी, उसमें 375 से 400 अक्षर थे। तो काफ़ी ज़्यादा अक्षर थे और इतने सारे अक्षरों को याद करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए यहाँ के लोग लिखावट के लिए सबसे ज़्यादा चित्रों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये ज़्यादातर हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। और तो और यहाँ का जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है, वो में उसमें हमें करीब 2600 के करीब अक्षर में देखने को मिलते हैं। मेरे पास उसकी भी ड्राइंग थी, पता नहीं ड्राइंग है नहीं, आपकी बुक में वो चित्र बने हुए हैं, आप उसको बड़े आराम से देख सकते हो। तो इसमें याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिखावट थी, वो चित्रात्मक थी और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है और इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 थी और तो और इसमें जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है, उसमें कितने अक्षर देखने को मिले हमें? 26 अक्षर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला अपना टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के बाँटों के ऊपर बता दीजिए। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में लेन-देन के लिए बाँटों का प्रयोग किया जाता था। जो बाँट थे वो चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। अब जैसे हमारे यहाँ जो बाँट देखने को मिलते हैं वो आपको 6 भुजाओं वाले बाँट देखने को मिलते हैं, षटभुज के आकार के देखने को मिलते हैं। ऐसे बाँट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाँट थे वो कैसे थे? घनाकार थे। आपको दिखाता हूँ बाँट। ये देखिए इस टाइप के बाँट आपको देखने को मिल जाएँगे। ये देखिए, ये हैं बाट, ये कैसे बाट हैं घनाकार, जैसे हमारा ल्यूडो का पासा होता है, उस टाइप के हमें ये बाट देखने को मिल जाएँगे।
तो यहाँ पे बाँटों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे जो बाँटों का वज़न होता था, वो ये वज़न दिखा रखा है कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो ऐसे वज़न के होते थे, ऐसे मानदंड के होते थे और यहाँ पे आभूषणों को तौलने के लिए और मनकों को तौलने के लिए इन बाँटों का प्रयोग किया जाता था। तो बाँटों के ऊपर इतना ही पढ़ना है। क्या ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो किसी भगवान की पूजा करते थे? क्या इनका कोई धार्मिक विश्वास था? इसके ऊपर अगला हमारा टॉपिक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा पद्धति में भी विश्वास करते थे। ये लोग पशु-पक्षियों की, मातृभूमि की और प्रकृति की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति देखने को मिलती है, तो इससे हमने अनुमान लगाया है कि इनका पूजा-पाठ में विश्वास था। यहाँ पे हमें आदि शिव यानी भगवान शिव का भी चित्र देखने को मिलता है, जिससे हमने ये अनुमान लगाया है, ये पूजा करते होंगे। मोहरों पर हमें अनुष्ठानों के चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है? और मोहरों पर हमें एक सींग वाला जानवर तो लग हो सकता है कि काल्पनिक हो, लेकिन यहाँ पे पालती मार के आदिशिव यानी पशुपति बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये रहे, ये देखिए। ये देखिए, ये इनको बोला गया है आदि शिव, ये पशुपति शिव हैं और पशुपति शिव क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए शिव भगवान के चारों तरफ भगवान शिव को ही बोला जाता है, पशुपति हैं वो। ये देखिए यहाँ पे ये बैल देखने को मिल जाएगा, ये एक सींग वाला गेंडा देखने को मिल जाएगा, ये हाथी देखने को मिल जाएगा, ये बाघ, टाइगर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जानवर अगल-बगल देखने को मिल रहे हैं। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया है कि हो सकता है ये भगवान शिव हों। क्योंकि भगवान शिव को ही क्या बोला जाता है, पशुपति बोला जाता है, सभी पशुओं का स्वामी बोला जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आदि शिव के चारों ओर बाघ दिखा दिया मैंने चित्र में बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा, साँप ये सारे जानवर हमें देखने को मिल जाते हैं। और तो और यहाँ पे पत्थरों की शंक्वाकार वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता था, यहाँ पे हमें शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये पूजा पद्धति में भी ये लोग विश्वास रखते थे। तो ये छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मोहरों के बारे में बताइए, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है या बाँटों पे शॉर्ट नोट लिखिए, हड़प्पा सभ्यता की बाट व्यवस्था के बारे में बता दीजिए या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धार्मिक विश्वासों के बारे में बता दीजिए। ये सब इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि क्या हड़प्पा सभ्यता का जो हम मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, वो इतने लंबे से समय से चली आ रही है, हम इतने एडवांस थे, इतना अच्छा हमारा घर बनाने की तकनीक थी, व्यापार बहुत अच्छा था, हम बहुत ही अच्छी-अच्छी वस्तुओं का निर्माण करते थे, शिल्प कला के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ये हमारा 12th नंबर का टॉपिक है। कहा जाता है सन 1800 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ है? तो इसके अंत के बारे में हमें एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जो अलग-अलग विद्वान थे, उन्होंने अलग-अलग राय दी है। जैसे एक विद्वान थे रॉबर्ट करके, उन्होंने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। ठीक है? जैसे अत्यधिक बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, नदियों द्वारा मार्ग बदल लेना, इन सब के कारण क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है। जैसे अगर मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें भी आपने देखा होगा कि बाढ़ के कारण उन्हें उस जगह को छोड़ना पड़ जाता है। तो हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि जैसे के.वी. केनेडी करके एक विद्वान है, इनका ये मानना है हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो शहरों के पतन के कारण हुआ। जैसे लोगों में लोभ बढ़ गया था, लूट-पाट आ गई थी, संक्रमण रोग जैसे कोरोना जैसी महामारियाँ फैल गई थी, वनों की कटाई शुरू हो गई थी, जलवायु परिवर्तन होने लग गया था। इन सब के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। और कई लोगों का मानना है जैसे एक स्टुअर्ट करके विद्वान है, उनका ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यन्स के आक्रमण के कारण हुआ। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इस टॉपिक में। बाकी आगे चल के हमें 3 विद्वानों के बारे में और पढ़ना है। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़ना है हमें और जॉन मार्शल के बारे में पढ़ना है और आई.एम. व्हीलर के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा फिर चैप्टर ओवर हो जाएगा।